बहुत बहुत स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज पर। मैं हूं यादवेंद्र और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अभी कनेक्टेड है हमारे अक्टूबर मंथ से, क्योंकि अब 24 अक्टूबर को आने वाला है यूनाइटेड नेशन डे, मतलब संयुक्त राष्ट्र दिवस। मेरे पीछे आप ये जो लोगो देख पा रहे हैं दोस्तों, आपने न्यूज चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स में, अलग अलग डिबेट में, इंटरनेशनल लेवल पर जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके बैकग्राउंड में ये लोगो जरूर देखा होगा, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का लोगो है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आज हम इसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आखिर क्यों 24 अक्टूबर जो है वो इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है और संयुक्त राष्ट्र में क्या क्या खास बातें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इसकी बात जो जाती है वो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ। जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ बात करते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, स्टार्टिंग का ईयर अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 में शुरू हुआ। पूरी दुनिया के देश जो हैं वो दो भागों में बंट गए थे, है ना। और ये युद्ध का अंत या विश्व युद्ध का अंत, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत अगर हुआ तो 1945 में एक भीषण त्रासदी पर हुआ, या ये कह लें कि भीषण घटना पर हुआ, जहां पर अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया था, है ना। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान में अमेरिका के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे। ये घटना दिल दहलाने वाली थी, क्योंकि लाखों लोग, महिलाएं, बच्चे जिनका कोई दोष नहीं था वो मारे गए। और इस घटना से पूरी दुनिया के साथ साथ खुद अमेरिका भी दहल गया और उसे लगा कि शायद हम ये नहीं चाहते थे। इतनी तबाही, इतना विनाश, इतनी हत्याएं, ये हम सब नहीं चाहते थे। तो अब क्या करें? तो अब खाएं कसम कि कभी दोबारा एक ऐसा क्षण नहीं आने देंगे जहां पर लाखों लोगों की जान पर बात बनाए। और तभी यह तय किया कि एक ऐसी संस्था हम बनाएंगे जिसके झंडे तले पूरी दुनिया के देश आएंगे और उसकी बात और उसके कानून को फॉलो करेंगे। और वहीं से दोस्तों रास्ता निकलता है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बाद में बहुत फेमस हुआ। दोस्तों, दुनिया के 51 देश, कितने देश दुनिया के? 51 कंट्रीज जो हैं, दुनिया के 51 देश जो हैं वो तैयार होते हैं। 51 कंट्रीज, 51 देशों ने मिलकर जो है इस संस्था का निर्माण किया। मतलब ये क्या कहलाए? फाउंडिंग मेंबर कहलाए। क्या कहलाए? ये फाउंडिंग मेंबर कहलाए। फाउंडिंग मेंबर्स 51 देशों ने जो है बोला कि एक ऐसी संस्था हम बनाते हैं जो दुनिया भर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी और दुनिया भर के देश उसका पालन करेंगे। इसका उद्देश्य होगा कि दुनिया में अब आगे कभी युद्ध ना हो, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण ना हो, है ना। दुनिया की आर्थिक और सामाजिक जो है वो ग्रोथ सुनिश्चित की जा सके, गरीब देशों की मदद की जा सके। ये सब लक्ष्य को रखते हुए संस्था बनानी थी। लेकिन क्वेश्चन ये था कि इसका नाम जो है वो क्या रखा जाए। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। समझ रहे? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने जो है एक नाम का सजेशन दिया, है ना। और वो नाम का सजेशन नहीं था, मैं ये कहूंगा कि जो मित्र राष्ट्र थे, जो अमेरिका के खेमे वाले जो राष्ट्र थे, देश थे, जो फ्रांस के साथ वाले जो देश थे, उन देशों के ग्रुप को यूनाइट करने के लिए, एक साथ लाने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम उनमें उत्साह भरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने उन्हें यूनाइटेड नेशंस कहा। मतलब यह कि यह नाम तो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने के लिए, जीतने के लिए, एकजुट होने के लिए दिया गया था, लेकिन यह नाम काफी पसंद आया, यूनाइटेड नेशंस, और इसी नाम को जो है इस संस्था के नाम पर स्वीकार किया गया। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन का यह नाम किसने सजेस्ट किया, कहां से यह नाम आया, तो आप बोलोगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा यह नाम जो है वो दिया गया था मित्र राष्ट्रों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और वही जो है अब इस संस्था को भी दे दिया गया। तो नाम क्या रखा गया? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन, क्लियर है? यूनाइटेड नेशंस जो है ये नाम दिया गया। अब ये जो यूनाइटेड नेशन नाम दिया गया, आपसे पूछा गया कि भैया कितने देश थे जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की, तो 51 मेंबर कंट्रीज थे।
है ना। और इसको शॉर्ट में क्या बोला गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूएनओ, है ना, संयुक्त राष्ट्र महासंघ। हिंदी में क्या बोला गया, संयुक्त राष्ट्र महासंघ, संयुक्त राष्ट्र महासंघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका नामकरण कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दूं कि इसका हेड ऑफिस या मुख्यालय जो है वो कहां रखा गया, तो मुख्यालय जो है आप सब जानते हैं यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां है, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। कहां पर है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है यूनाइटेड नेशन का। फिर अगर बात करें, आपसे अगर पूछा जाए कि ये बताइए कि ये जो यूनाइटेड नेशन है इसमें वर्तमान में अभी कितने सदस्य हैं, तो भाई जहां 51 मेंबर से ये कारवां शुरू हुआ और धीरे धीरे करके देश जो है वो इसमें जुड़ते गए, और अभी इस समय वर्तमान में 193 मेंबर कंट्रीज हैं, सदस्य देश हैं, 193 मेंबर सदस्य जो हैं वो देश हैं। इसमें 193 सदस्य देश है, किसमें, यूनाइटेड नेशंस में, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासंघ में 193 सदस्य देश है। आपसे अगर पूछा जाए कि ये बताइए यूनाइटेड नेशन में सबसे आखिर में जुड़ने वाला देश, यूनाइटेड नेशन में शामिल होने वाला सबसे आखिर में जो शामिल होने वाला देश है वो कौन सा था, तो आप बता देंगे कि जो 193rd मेंबर था, 193rd जो मेंबर था वो था साउथ सूडान। साउथ सूडान जो है, या हिंदी में जिसको दक्षिणी सूडान बोलते हैं, ये सबसे आखिरी सदस्य देश था, दक्षिणी सूडान। ये कौन से नंबर का देश था, ये 193 नंबर का देश था जो कि शामिल हुआ यूनाइटेड नेशन में, दक्षिणी सूडान। ठीक है, याद रखेंगे मतलब। और अच्छा, ये कब जो है वो शामिल हुआ, तो ये 2011 में यूनाइटेड नेशन में सदस्य के तौर पर शामिल हुआ था। मतलब 2011 से आज 13-14 साल होने को आ रहे हैं। 14 साल से कोई भी और नया देश जो है वो यूनाइटेड नेशन में मेंबर नहीं बना है। तो यूनाइटेड नेशन में मेंबर जो है वो कौन बना है, तो यूनाइटेड नेशन मेंबर 2011 में दक्षिणी सूडान बना था। अब बात ये उठती है कि भारत का क्या स्टेटस था, भारत कब जो है वो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का सदस्य भारत जो है वो कभी बना ही नहीं, क्योंकि भारत हमेशा से जो है, जब यह संयुक्त राष्ट्र बना था हम फाउंडिंग मेंबर थे, मतलब हम बाद में कभी मेंबर नहीं बने, हम शुरू से ही, हम पहले से ही जो है इसमें फाउंडिंग मेंबर थे। तो आप यहां पर बता सकते हैं ये जो 51 देश है, भारत इनमें से एक था, भारत इनमें से एक था, भारत इनमें से एक था भाई सब। क्लियर है, याद रखेंगे। मतलब ये कि इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। जब यूनाइटेड नेशन बन रहा था हम वहीं खड़े थे। क्लियर है, तो ये भी बहुत अच्छी उपलब्धि है हमारे लिए। अब बात ये उठती है कि ये जो यूनाइटेड नेशन है, जिसे दुनिया को एक सूत्र में बांधने के लिए बनाया गया था 1945 में, इतने सारे देश हैं, इतने सारे कल्चर हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो इतनी सारी भाषाओं में आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आपस में जो है संचार स्थापित कैसे करेंगे, वार्तालाप कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाई, मतलब कि आधिकारिक भाषाएं बनाई। आपसे पूछा जाएगा कि भैया ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएनओ, यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी है, तो आप बताओ कि भैया टोटल 6 हैं। देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले अरबी, चीनी जिसे मैंड्रिन भी बोला जाता है, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, और उसके बाद फिर स्पेनिश। तो इस तरह से अगर गौर से आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5
और 6 अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये 6 जो हैं वो आधिकारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं किसकी? यूनाइटेड नेशन की। इन 6 आधिकारिक भाषाओं में यूनाइटेड नेशन काम करता है। अब बात ये उठती है लास्ट में कि इस यूनाइटेड नेशन को चलाने वाला सबसे बड़ा और मेन अधिकारी कौन होता है? तो भैया जो मोस्ट प्रोमिनेंट और कह सकते हैं कि की पीपल जो होता है वो कौन होता है? की पीपल। वो कौन है? की पीपल कौन है? की पीपल ऑफ यूएनओ कौन है? तो वो है भैया जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी। तो जनरल सेक्रेटरी कौन है भैया? तो जनरल सेक्रेटरी अभी इस समय है एंटोनियो ग्यूटरेस। एंटोनियो ग्यूटरेस जो है वो कहां के रहने वाले हैं? ये पुर्तगाल के रहने वाले, पुर्तगाल के रहने वाले, है ना। और ये जो है ये 9th जनरल सेक्रेटरी हैं। ये कौन से नंबर के जनरल सेक्रेटरी हैं? ये 9th जनरल सेक्रेटरी है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है, अभी मैंने शुरुआत की है इसके बारे में बताना। अब जब एंटोनियो ग्यूटरेस जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव, ये 9वें जनरल सेक्रेटरी हैं और इनका टर्म जो है वो कितने ईयर का रहता है? तो इनका टर्म जो है बेसिकली जो है वो 5 इयर्स का होता है, विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 5 इयर्स। ये 5 वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, है ना, जनरल सेक्रेटरी, लेकिन इन्हें अगले 5 वर्ष के लिए भी अपॉइंट किया जाता है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन जो है या यूएनओ की जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं जो कलर है आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट यहां पर ले लेता हूं। एक मिनट, काफी सारी स्लाइड्स मैंने यहां पर ले ली हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूं। एक ही स्लाइड काफी है। कलर मैं यहां से चेंज करता हूं, एक बढ़िया सा कलर ले लेता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी से दिख जाए चीजें। और सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्रेंड्स कि ये जो यूनाइटेड नेशन है या यूएनओ है ना, संयुक्त राष्ट्र महासंघ जिसे बोला जाता है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र महासंघ। महासंघ के 6 अंग होते हैं, अंग हैं। अब वो 6 अंग कौन कौन से हैं भैया, उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो अंग है वो है यूएनजीए। यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, है ना। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फिर इसके हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। फिर इसके बाद दूसरा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तीसरा है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्लियर है? इसे यूएन इकोसॉक भी बोला जाता है। फिर इसके बाद चौथा जो है वो है आपका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी बोलते हैं, है ना। फिर इसके बाद अगला है यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरीट, है ना, जिसे सचिवालय भी बोला जाता है। और फिर लास्ट में है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूएनटीसी, है ना। तो ये 6 संस्थाएं हैं जिनसे मिलकर यूनाइटेड नेशन बना होता है। द 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अंडर द यूनाइटेड नेशन, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 संस्थाएं हैं। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरीट और यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सब क्या है, ये कैसे काम करती हैं? तो आइए इन पर बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले ये यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग है, यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है, और ये कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। आपसे पूछा जाएगा यूनाइटेड नेशन का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? तो भैया हेड ऑफिस जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये मेन बिल्डिंग है यूनाइटेड नेशन की।
अब सबसे पहले यहां पहले अंग पर हम बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन का पहला अंग जो है वो है यूएनजीए, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, है ना, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूएनजीए है ना, हिंदी में से बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है ये क्या करती है, तो भैया आपको बता दें ये बेसिकली वर्ल्ड्स पार्लियामेंट है, मतलब दुनिया की संसद है, वर्ल्ड्स पार्लियामेंट। अब आप बोलोगे कैसे वर्ल्ड्स पार्लियामेंट है ये, तो मैं आपको बता दूं दुनिया की संसद है ये। जैसे हमारे देश की संसद हमारे लिए कानून बनाती है, वैसे ही दुनिया के लिए कानून बनाने का काम जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सदस्य देशों की अगर बात करें, मेंबर्स की अगर बात करें, कितने मेंबर्स हैं, तो इसमें उतने ही मेंबर्स हैं जितने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 193, 193 जो हैं वो सदस्य हैं। आपसे पूछा जाए कि हेड ऑफिस कहां है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है या हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में ही है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में ही इसका हेड ऑफिस है। फिर आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन है, तो प्रेसिडेंट जो है कैमरन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, है ना, और उनका नाम मैं आपको बता दूं, उनका नाम है फिलेमोन यांग। फिलेमोन यांग जो है इनका नाम है, और फिलेमोन यांग जो है वो क्या है, ये कैमरन के पूर्व पीएम है और प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, है ना। और वैसे ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये कैमरन मतलब कि कैमरून जो है के पूर्व पीएम रह चुके हैं, और ये 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए जो है ये प्रेसिडेंट होते हैं। 1 ईयर इनका टर्म होता है, 1 ईयर, 1 वर्ष के लिए जो है इन्हें प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो कुल मिला के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का काम क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का काम होता है दुनिया भर के देशों के लिए कानून बनाना, दुनिया की बेहतरी के लिए कानून बनाना। ये दुनिया की संसद है, ये वर्ल्ड की पार्लियामेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 193 सदस्य देश हैं और ये पहला अंग जो हमने पढ़ा है ना, नंबर 1। अब बात करते हैं नंबर 2, ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नंबर 2 जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्र सुरक्षा परिषद। क्या बोला जाता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोस्तों बोला जाता है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसका काम है दुनिया भर की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर फैसले लेना, है ना। यहां पर अगर सदस्यों की संख्या की बात करें तो सदस्य जो हैं 15 सदस्य देश होते हैं, 15 सदस्य देश जो हैं इसमें होते हैं। अच्छा, ये जो 15 सदस्य देश होते हैं इनमें से 5 जो हैं वो स्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, मतलब परमानेंट होते हैं, कभी चेंज नहीं होते, है ना। और 10 जो हैं वो अस्थायी होते हैं, जो बदलते रहते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं। 10 अस्थायी होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 15। तो 15 सदस्य देशों में से 5 स्थायी जो होते हैं वो हैं चाइना, रशिया, फ्रांस, यूएस और यूके। ये 5 स्थायी सदस्य हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूएस, यूके। इन्हीं को 5 सुपर पावर इन द वर्ल्ड कहा जाता है। मतलब कि दुनिया की 5 महाशक्तियां, इनके पास वीटो पावर होता है। मतलब यह कि सुरक्षा परिषद में अगर कोई फैसला लिया जा रहा है, सारे देश मिलकर कोई फैसला ले रहे हैं, लेकिन अगर इन 5 में से एक भी देश अगर राजी नहीं है तो फिर वो काम नहीं किया जाएगा। इसी को वीटो पावर बोला जाता है। मतलब मना करने की ताकत जो है वो इन देशों के पास होती है। हर मुद्दे पर इन 5 का हाँ करना जरूरी है। भारत भी इसका स्थायी सदस्य बनना चाहता है। हम नॉन परमानेंट तो कई बार बन चुके हैं, 2 साल के लिए बनते हैं क्योंकि, है ना, 2 इयर्स के लिए। ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ये 2 इयर्स के लिए बनते हैं, है ना, 2 वर्ष के लिए बनते हैं।
और जो 5 स्थायी सदस्य हमेशा रहते हैं, तो हम भी इनमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हमें शामिल करने के लिए भी इन 5 को वोट करना और 5 का हां करना जरूरी है। 4 तो अभी फिलहाल हां कर रहे हैं, सच में कर रहे हैं या झूठ में कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन 4 हां कर रहे हैं, है ना। रशिया, फ्रांस, यूएस और यूके ये तो रेडी है, लेकिन चाइना रेडी नहीं है। चाइना ने एक बीच में अड़ंगा डाल दिया कि ठीक है, अच्छा इंडिया को बनाना इतना ही जरूरी है तो फिर पाकिस्तान को भी बना दो, वो भी हमारा देश है, वो भी न्यूक्लियर पावर है, वो भी हमारा दोस्त है। तो अब दुनिया जो है समझदार है, उन्हें पता है कि इंडिया ना बने तो ना बने, चलेगा, लेकिन पाकिस्तान का सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनना दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, अब दोस्तों आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, इसका अध्यक्ष पद जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेंज होता है ना। मतलब ये जो 15 देश है ना, मैंने बताया 5 जो है स्थायी होते हैं हमेशा, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूएस, यूके, और 10 देश जो हैं हर 2 साल में बदलते रहते हैं। टोटल 15 देशों में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अध्यक्ष चुना जाता है। जो अध्यक्ष चुना जाता है वो कैसे चुना जाता है, तो भैया मैं यहां पर व्हाइट कलर ले लेता हूं ताकि आसानी से जो है आप पढ़ पाए। अध्यक्ष जो है, अध्यक्षता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 15 कंट्रीज के बीच हर माह बदलती है। मतलब ये कि ये 15 देशों की लिस्ट बनाई जाती है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आता है उसको पहले जो है वो अध्यक्ष पद दे दिया जाता है। क्लियर है। अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर महीना जो चल रहा है, अक्टूबर महीना चल रहा है और इसमें स्विट्जरलैंड जो है वो अध्यक्ष है। अक्टूबर महीने में कौन है, स्विट्जरलैंड जो है वो अध्यक्ष है। ठीक है, इससे पहले स्लोवेनिया जो है वो सितंबर महीने में अध्यक्ष था। कौन था, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया अध्यक्ष था। ठीक है, और अब जो नवंबर आने वाला है, नवंबर, ये सब 2024 की बात हो रही है अभी, सितंबर में स्लोवेनिया अध्यक्ष था, है ना, और अक्टूबर में स्विट्जरलैंड है। अब नवंबर में अब यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम होगा। तो आपने अगर गौर से एक बात नोट की हो तो देखो एस है ना, यहां पर एस है, एस है ना, पहले भी एस और इसके बाद फिर टी से कोई कंट्री नहीं है इन 15 देशों में, तो एस के बाद फिर क्या आता है, टी, टी नहीं है तो फिर यू, यू से कौन सा आ गया, यूनाइटेड किंगडम आ गया, और इसके बाद दिसंबर में यूनाइटेड स्टेट्स जो है मतलब अमेरिका जो है इसका अध्यक्ष बनेगा। मतलब हर महीने इन 15 देशों के में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यह अध्यक्षता चेंज होती रहती है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं, हमारी तीसरी जो संस्था है, तीसरी संस्था का नाम है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, हिंदी में से बोलते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं इस बार, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है बेसिकली इसका नाम है। इसका काम क्या है, तो दुनिया की आर्थिक और सामाजिक जो है वो ग्रोथ करना, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से दुनिया की ग्रोथ करना जो है वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का उद्देश्य है। इसमें सदस्य कितने हैं, तो इसमें सदस्य देश जो है वो 54 हैं, 54 देश हैं, 54 देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 54 देश जो हैं वो सदस्य हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। अच्छा, इसके बाद फिर आपसे पूछा जाए कि भैया इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष का नाम बड़ा यूनिक सा है ना, और मैं नाम भी आपको बता देता हूं, उनका नाम है बॉब रे। बॉब रे जो है वो कनाडा से हैं, बॉब रे जो है वो कहां से हैं, कनाडा से हैं, और फिलहाल यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अध्यक्ष हैं। दुनिया में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर जो भी काम हो रहे हैं, जैसे कि अगर बात करें तो आपने देखा होगा भाई सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहा है WHO, हेल्थ के लिए काम कर रहा
है ना, जैसे यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, है ना, जैसे कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। तो ये सब जो है वो कैसे काम कर रही है? सोशल काम कर रही है। लेकिन इसके अलावा आपने एक और चीज सुनी होगी, इकोनॉमिक काम करने वाली, इकोनॉमी से रिलेटेड काम करने वाली संस्थाएं, वो कौन सी हैं? तो जैसे एक हो गया वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, दूसरा हो गया क्या? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दोनों ऐसी संस्थाएं हैं जो दुनिया की पैसे से संबंधित जरूरतों को पूरा करती हैं। तो ये भी जो है वो किसके अंडर में आती है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में, और ये भी जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में आती है। क्लियर है? तो इस तरह से दुनिया के आर्थिक और सामाजिक ग्रोथ के लिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है यूएन इकोसॉक के रूप में जो है यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करता है। दोस्तों, चौथी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल कोर्ट, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये जो मैंने बताया था इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका हेड ऑफिस जो है या इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है। ध्यान रखेंगे, मुख्यालय जो है वो कहां पे है? इसका भी न्यूयॉर्क में। अभी सारे मुख्यालय हमने अभी तक जो है वो न्यूयॉर्क में ही पढ़े हैं, है ना। सारे जो मुख्यालय अभी तक हमने कहां पढ़े हैं? न्यूयॉर्क में। ठीक है, लेकिन अब जो ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये कहां है? तो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है दोस्तों ये बेसिकली हैग नीदरलैंड में है। HAGUE, हैग। ये कहां पर है? नीदरलैंड। ध्यान रखेंगे, हैग नीदरलैंड। हैग नीदरलैंड में इसका ऑफिस है ना। और ये दुनिया की अदालत है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, दुनिया के लिए न्याय देती है, दो देशों के बीच में विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। दो देशों के बीच विवादों का निपटारा करती है, विवादों का निपटारा करती है। क्लियर है? ये इंटरनेशनल कोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, है ना। आपसे पूछा जाए इसमें कितने जज होते हैं, तो भैया इसमें कुल 15 जज होते हैं, कुल 15 जज होते हैं, 15 जज होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं। ये इंटरनेशनल कोर्ट यूनाइटेड नेशन के अंडर में आने वाली ये इंटरनेशनल कोर्ट यूनाइटेड नेशन के अंडर में आने वाली एकमात्र ऐसी संस्था है जो जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क से बाहर है। बाकी सबका हेड ऑफिस हमने कहां पढ़ा है? न्यूयॉर्क में पढ़ा है। इसका हेड ऑफिस जो है वो न्यूयॉर्क से बाहर है। कहां पर है? हैग नीदरलैंड में। कुल 15 जज होते हैं और इनमें से एक अध्यक्ष भी होता है। तो अभी फिलहाल जो है नवाफ सलाम जो है वो अध्यक्ष है। नाम क्या है? नवाफ सलाम। नवाफ सलाम जो है ये अध्यक्ष हैं। किसके? मतलब ये चीफ जस्टिस हैं, है ना। ये कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं, ये मुख्य न्यायाधीश हैं। अच्छा, ये कहां से हैं? तो नवाफ सलाम साहब जो हैं ये लेबनान के हैं। कहां के हैं? लेबनान के हैं। अच्छा, एक और बात आपसे पूछा जाए कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसमें जजों का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो ये 15 जज जो हैं वो 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है ना। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये सारे जज एक साथ नहीं बदलते। जैसे हमारे यहां राज्यसभा में सांसद चेंज होते हैं ना, हर 2 साल में 1/3 चेंज हो जाते हैं, तो यहां पर हर 3 साल में 1/3 चेंज होते हैं। मतलब हर 3 साल में सबसे पुराने 5 जज चले जाते हैं और नए 5 जज जो है वो आ जाते हैं। तो कहने का मतलब मैं आपको यह बता रहा हूं कि यहां पर भी जो है वो 1/3 करके हर 3 साल में 5 जज चेंज होते रहते हैं, है ना। मतलब कभी भी एक साथ 15 के 15 जज जो है वो नए नहीं आते हैं।
पुराने वाले 5 जाते हैं, नए 5 आते हैं, फिर अगले 3 साल बाद सबसे पुराने 5 जज रिटायर होंगे, फिर नए 5 जज जो है वो चुने जाएंगे। चुना जाता है जनरल असेंबली से। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो दुनिया की संसद है, मैंने आपको बताया है, वो जो है वो यहां पर नए जजेस का चुनाव करती है। अच्छा दोस्तों, आपको बता दूं, एक जज भारत से भी है। भारतीय जज इनमें कौन है? तो भारतीय जज जो है उनका नाम है जस्टिस दलवीर भंडारी। जस्टिस दलवीर भंडारी, क्लियर है? जस्टिस दलवीर भंडारी जो है ये जज भारत से है ना, और ये बेसिकली पिछली बार भी रह चुके हैं, दोबारा जो है इनका चुनाव हुआ है ना, और 2018 में ये लास्ट टाइम फिर से चुने गए थे, अब 2027 तक फिर रहने वाले हैं। 2018 से पहले भी ये 9 साल रहे, क्लियर है? 2009 के आसपास इनका चुनाव हुआ, तो 2009 से 18 तक रहे, अब 18 से 2027 तक जो है ये भारत के जज हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट में जज की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, इन 15 जजेस में से एक है। तो उम्मीद है ये सब बात आपको समझ में आई होगी। अब उसके बाद फिर ये तो हो गई हमारी चौथी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? ये चौथी ऑर्गेनाइजेशन थी जो यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम कर रही है। पांचवी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। पांचवी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, मतलब संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। सचिवालय, है ना। ये वो ऑफिस है या ये वो कार्यालय है, इस कार्यालय से महासचिव, मतलब कि जनरल सेक्रेटरी, महासचिव जो है, महासचिव पूरे संस्थान मतलब पूरे संयुक्त राष्ट्र को चलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र को चलाते हैं, क्लियर है। पूरे संयुक्त राष्ट्र को जो है चलाते हैं, मतलब ये जो है वो बेसिकली किसका ऑफिस है? तो ये यूएन सेक्रेटरी का ऑफिस है। यूएन सेक्रेटरी का ऑफिस है ये, है ना, ऑफिस ऑफ द यूएन सेक्रेटरी। ठीक है। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि अभी वर्तमान में जो है यूएन सेक्रेटरी कौन है? तो वर्तमान में महासचिव अभी है, हमने अभी भी नाम पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरेस। एंटोनियो ग्यूटेरेस इनका नाम है। अच्छा, ये जो एंटोनियो ग्यूटेरेस भाई साहब हैं, ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले, क्लियर है। ये इनका दूसरा टर्म अभी चल रहा है, पहली बार ये 2017 में अपॉइंट हुए थे, है ना। अच्छा, ये जो महासचिव होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 ईयर्स, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो ये कुल मिलाकर ऑफिस ऑफ यूएन जनरल सेक्रेटरी है। मतलब ये कि जो महासचिव होते हैं, जो इस समय एंटोनियो ग्यूटेरेस हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं, है ना, 5 वर्ष के लिए अपॉइंट हुए। अब इन्हें दोबारा 5 वर्ष के लिए चुना गया 2022 में। सबसे पहले 2017 में ये अपॉइंट हुए थे 5 साल के लिए, फिर दोबारा से 2022 में अगले 5 साल के लिए चुन लिया गया, है ना। तो एंटोनियो ग्यूटेरेस जो है अभी सचिव है, महासचिव, और ये उनका कार्यालय है, ऑफिस है, और यहीं से बैठकर पूरे यूनाइटेड नेशन को चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, आपसे यह पूछा जाए कि भैया पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे? फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, तो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे ट्रेगिवली। ट्रेगिवली कहां के रहने वाले थे? नॉर्वे के रहने वाले थे। कब अपॉइंट हुए थे? तो 1946 में ये अपॉइंट हुए थे, है ना, जनरल सेक्रेटरी। ये पहले थे। तो अभी जो है एंटोनियो ग्यूटेरेस, ये कौन से नंबर के हैं? तो ये जो है वो 9th जनरल सेक्रेटरी हैं। ये कौन है? 9th जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं। ये कौन से नंबर के जनरल सेक्रेटरी हैं? ये 9th जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो ग्यूटेरेस भाई साहब, इनका नाम है। आपको लगे तो मैं ब्लैक में जो है वो इसको लिख देता हूं, एंटोनियो ग्यूटेरेस। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे, पुर्तगाल के रहने वाले। अब ये 5वीं ऑर्गेनाइजेशन होगी।
फिर इसके बाद छठवीं ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये छठवीं संस्था है, ये छठवीं संस्था है ट्रस्टीशिप काउंसिल। लेकिन इस छठवीं संस्था को, ट्रस्टीशिप काउंसिल को जो है हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। ठीक है, अच्छा, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद का काम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद का काम है गुलाम देशों को आजादी दिलाना। क्लियर है? वो देश जिन पर किसी ना किसी देश ने कब्जा करके रखा है उनको आजादी दिलाना जो है गुलाम देशों को, ये बेसिकली किसकी ड्यूटी है? यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल की। लेकिन 1994 में पलाऊ आखिरी देश था जो यूएसए से आजाद हो गया। उसके बाद कोई गुलाम देश था ही नहीं। ठीक है, यूएसए से आजाद हो गया। तो जब आखिरी देश पलाऊ जो कि ओशियाना में ऑस्ट्रेलिया के पास है, ये आखिरी गुलाम देश था जो यूनाइटेड नेशन के अंडर में आता था, उसने इसे गुलाम बना के रखा था। लेकिन ट्रस्टीशिप काउंसिल के प्रयासों से पलाऊ जो है वो 1994 में 1 अक्टूबर को आजाद हो गया। तो अब इसके बाद से इसका तो कोई काम ही नहीं है संस्था का। तो इसी वजह से ये संस्था जो है वो इसी वजह से 1995 से 1995 से यह संस्था इनएक्टिव है। क्या है ये? इनएक्टिव है। यह संस्था इनएक्टिव है। कब से इनएक्टिव है? 1995 से इनएक्टिव है ना? मतलब कि यह संस्था क्या है? निष्क्रिय है। निष्क्रिय, अब काम ही नहीं कर रही, इसको बंद कर दिया गया क्योंकि कोई काम ही नहीं है, अब कोई गुलाम देश ही नहीं है ना? तो इस वजह से, तो इस तरह से आपने आज मेरे साथ यूनाइटेड नेशन के बारे में जाना, इसके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापना का कारण कि क्यों ये दुनिया के देशों को जोड़ने के लिए स्थापित किया गया। आपने इसके 6 अंगों के बारे में पढ़ा, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे दुनिया की संसद कहते हैं, दुनिया के लिए कानून बनाती है, आपने पढ़ा। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, जो दुनिया की सुरक्षा के लिए काम करती है। तीसरा आपने पढ़ा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काम करती है दुनिया के। उसके बाद चौथी संस्था आपने पढ़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो दुनिया के देशों को बीच में जो है वो विवादों को सुलझाती, उन्हें न्याय देती है। पांचवी संस्था आपने पढ़ा यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरीट, जो कि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी का ऑफिस है। और उसके बाद फिर आपने जो है लास्ट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, मतलब संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, जिसका काम है उन देशों की मदद करना जो कि किसी देश के गुलाम है। लेकिन ये 1995 के बाद से बंद कर दी गई क्योंकि 1994 में आखिरी देश पलाऊ था जो यूनाइटेड नेशन का गुलाम था, पर वो आजाद हो गया इसी के प्रयासों से। तो इसके बाद से 1995 से ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो इनएक्टिव है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज का ये जो डिस्कशन हमने किया है यूनाइटेड नेशन पर, ये आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी और सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग टॉपिक्स पर चाहते हैं तो किन किन टॉपिक्स पर आप मुझसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ये जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।